लगा कि कांग्रेस जो अपोजिशन है वो एक नैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे या जो इस तरह का फॉल्स नैरेटिव जो उन्होंने शुरू किया उसको वो कम्युनिकेट करने में थोड़ा सक्सेसफुल हुए। उसको एनालिसिस जब किया, कुछ ग्लोबल फोर्सेस थे जो भारत को मजबूत राष्ट्र के रूप में देखना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि भारत एक लेवल से ऊपर बढ़ के एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन के उभरे। और भारत की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है वह ग्लोबल लेवल पे ऐसे स्थिति में है कि अगर मजबूत राष्ट्र बना तो उनके एजेंडा ग्लोबली फोर्सेस के पूरे नहीं होंगे। तो वह भारत में एक मजबूत राष्ट्र को खड़ा नेता को या राज्य को गवर्नमेंट को नहीं चाहते थे वो फोर्सेस। और एक और महत्वपूर्ण बात है, पता नहीं कितना दर्शक उस चीज को देखें, कि ग्लोबल लेवल पे आप देखेंगे कि एक नेक्सस चल रहा था लेफ्ट लिबरल और मुस्लिम फोर्सेस का। वह इंडिया के लिए भी कंड्यूसिव नेक्सस नहीं था। तो वह और अपोजिशन जो भारत की अपोजिशन लीडर्स हैं, जिसमें राहुल गांधी को मैं सबसे पहले, तो इन लोगों ने इस नेक्सस ने एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा किया हमारे खिलाफ और उस में रिसोर्सेज लगाए और वो किया, तो उसका हमें थोड़ा सेटबैक लगा। तो उसके बाद से 24 के इलेक्शन के बाद से जो कम्युनिकेशन, जो फॉल्स नैरेटिव के ऊपर हमने बहुत स्ट्रांगली अटैक किया। हमारा जो पूरा संगठन है, आरएसएस के वेरियस विंग्स भी हैं जो कि हमारे फुट सोल्जर्स के रूप में साथ में हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता, संगठनों के लोग, उन लोगों ने लगा कि अब ऐसा समय आ गया है कि ग्लोबल फोर्सेस आर अलाइनिंग दैट इंडिया शुड वेयर इट इज मूविंग अहेड। तो इसमें स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, मोदी जी जैसे स्ट्रॉन्ग कमिटेड लोगों की उनके हित में नहीं है। इंडिया इज ए कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। कास्ट इज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर इन इंडिया, सोशल उसमें भी, पॉलिटिकल उसमें भी। तो आपको कास्ट इक्वेशन तो हरदम ध्यान में रख के ही अपने इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी को डिजाइन करना पड़ता है और हम भी उस चीज में कोई डिनाई नहीं कर रहे। अगर हमारा संविधान भी क्या कहता है, रिजर्वेशन वगैरह क्यों है? यही है कि जो कास्ट इक्वेशन है देश की, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ लोग जो चाहे पिछड़ गए हैं या कुछ लोगों को उस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में उनके जो आकांक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसको पूरा करना है। तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी हम उस एजेंडा को जरूर लेके चलते हैं। एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में, डेडिकेशन में, काम करने में। और सबको यह भी पता है, हम लोगों को सबको, कि पावर अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव टू बी इन द गवर्नेंस, देन ओनली आवर आइडियोलॉजी कैन बी इम्प्लीमेंटेड। देखिए, रेवड़ी वाले शब्द को डिफाइन करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। कई लोग जन कल्याणकारी योजनाओं को, रेवड़ी को एक ही चीज प्लेटफॉर्म पे लेके एक ऑल्टरनेटिव वर्ड्स के रूप में मानने की, बताने की कोशिश करते हैं। किसी भी आर्थिक रूप से समझदार व्यक्ति, क्योंकि मैं आर्थिक विषयों को देखता हूँ, करता हूँ, उससे आप पूछेंगे तो हमारा जो स्टेट है संविधान के माध्यम से, संविधान की बड़ी चर्चा करें, संविधान को बचा रहे, किताब हाथ में लेने से संविधान बचने वाला है क्या? उसने जो हमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसने जो कर्तव्य डिफाइन किए हैं, उन चीजों को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना महत्वपूर्ण है। तब आप कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रू रखवाले के रूप में माने जाएंगे। तो उसने जो हमारी कल्पना की है सत्ता की, राज्य की, वो की है सोशल वेलफेयर स्टेट। अब उसका क्या है, वो तो डेफिनेशन ही है कि हमें समाज के
गरीब पिछड़े वर्ग हर क्षेत्र का विकास करना, उत्थान करना है उनको, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से हम कर रहे हैं, जनधन अकाउंट के माध्यम से कर रहे हैं, एफिशिएंसी इन डिलीवरी मैकेनिज्म से कर रहे हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के मोदी जी के प्रयास को, कि वर्ल्ड बैंक, G20 सब ने कहा कि इतना एफिशिएंट गवर्नेंस मॉडल सरकार ने, मोदी सरकार ने इम्प्लीमेंट किया कि जन कल्याणकारी योजनाओं का पेनिट्रेशन जो एक समय में 30% के करीब ही था, हम लोगों ने 70-60-70% तक उसको इतने 10 साल में ले आए, 60 साल में 30-35% ही था। और अब प्रधानमंत्री ने 2024 में नारा दिया है कि 100% सैचुरेशन, यानी जो किसी योजना, सरकारी योजनाओं का लाभकारी एलिजिबल पर्सन है उसको उस योजना का लाभ मिलना चाहिए, ये इंश्योर करना गवर्नमेंट की खुद की जिम्मेदारी है। तो जन कल्याणकारी योजनाएं करना ये हमारा भी कमिटमेंट है। लेकिन रेवड़ी क्या चीज है? आप किसी भी योजना के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, अगर आप उसको ट्रांसपेरेंटली बजटेड अकाउंट्स में नहीं डालते तो फिर उसका प्रोविजंस नहीं करते। देखिए वो तो इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा है कि आपने एक समय में ये कहा था कि ना मैं सरकारी बंगला लूंगा और ना मैं गाड़ी अपनी चलूंगा, मेट्रो से आप शपथ लेने गए, तो हिपोक्रेसी तो एक्सपोज हो ही रही है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दूंगा, आपके सारे नेता एक के बाद एक भ्रष्टाचार में जेल में, आप खुद भी जेल में, तो जवाब तो जनता को देना ही पड़ेगा। Both have a crisis of credibility, and जब once you lose the credibility and you get into the crisis of credibility, whatever you may say, people will not believe it. They have the history in front of them. जब उन्हें पता है कि आपने झूठ बोला, आपसे गलती हो जाए वो माफ कर देंगे, लेकिन अगर आपने जिस तरह से जो झूठ की नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास करके लोगों को बरगलाने का प्रयास किया, वो बहुत हर्ट करता है। मुझे लगता है आप में अरविंद केजरीवाल ने लोगों के इस चीज को बहुत नेगेटिवली टच किया है, इसलिए काफी लोग नाराज हैं। और राहुल गांधी तो झूठ का पुलिंदा ही है। रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी ये देना सबको बराबर तरीके से मिले, पॉसिबल सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिए अलग अलग क्षेत्र में काम करना जरूरी है। उन क्षेत्रों में इन एरियाज में काम करना है। कई चीजों में काम कर दिया था। 2019 में हमने हर घर जल मिशन लॉन्च किया था कि जो उसके पहले लगभग 2.5 करोड़ लोगों को नल के द्वारा जल मिलता था, अब 8-9 करोड़ लोगों को मिलने लगा। ऐसे सभी योजनाओं में वो काम किया। तो उसको लेके हमने कहा कि 19 करोड़ घरों में हर व्यक्ति को नल के द्वारा जल देने का हमारा कमिटमेंट है। दूसरा मुझे लगता है कि ये जो हमारी प्रायोरिटी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं वो है कि हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, और हमारा लगभग मेजर जो फॉसिल फ्यूल है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। 80% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट जो है वो ऑयल की, वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और 70% हमारी जो इंपोर्ट बिल है वो इसमें चला जाता है। तो हमें एनर्जी के अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स पे जाना जरूरी है। द थर्ड स्टेज इज जो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेक होल्डर्स हैं उनको उस टेक्नोलॉजी से एक साथ जोड़ते हैं। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जनधन अकाउंट है। ट्रिनिटी करा कि सरकारी योजनाओं में करप्शन है, लीकेजेस है और टारगेटेड लोगों को तक नहीं पहुंचती। उज्ज्वला योजना में गैस सब्सिडी कहीं इधर उधर जा रही है। तो उसको टेक्नोलॉजी में जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे बैंक है जो उसका बैंक अकाउंट है, सरकारी योजनाओं को उससे जोड़ के उन योजनाओं के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ट्रांसफर करना, बैंक अकाउंट खोलना, इस तरह का मैसिव आधार को लिंक करना, ये तो थर्ड स्टेक होल्डर्स को उनके साथ जोड़ के फिर उसके बाद वो सबसे महत्वपूर्ण है कि ही सेट्स अ टारगेट। जब हमारे यहाँ देश में
2-2.5 करोड़ ही बैंक अकाउंट, उन्होंने कहा हम 7.5 करोड़ अकाउंट बैंक अकाउंट खोलेंगे एक साल में, ये उन्होंने टारगेट रखा। और आज 52 करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए। और उन्होंने तो मैट्रिक्स ऑफ परफॉर्मेंस भी वो रखते हैं कि योग तो वो करते ही हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग की भी बात उन्होंने बहुत कही है। मैं एक एग्जांपल बता दूं, जो दो मतलब ही इज अ वेरी गुड लिसनर एंड वो कभी, कई लोगों ने बताया, मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है कि अगर वो आपको 15 मिनट का टाइम देंगे तो 15 मिनट आपको लगेगा कि that 15 minute belongs to you. He is a very good listener. He listens to the people. He has always a positive thinking. और योग करते हैं और उनका एक, जब भी आप संकल्प, वो कहते हैं ना संकल्प शक्ति से आपकी शक्ति बढ़ जाती है। तो उनका एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है। उन्होंने विकसित भारत को खड़ा करने की बात कही है, भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करने की बात, कमिटमेंट लेके चले हैं। तो व्हेन यू हैव एन ऑब्जेक्टिव, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव इज देयर एंड अ रोड मैप इज देयर एंड यू आर कमिटेड टू वॉक ऑन दैट रोड मैप, तो आपकी शक्ति अपने आप मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है। हम जीतेंगे, दिल्ली बदलाव चाहता है, छत्तीसगढ़ की तरह दिल्ली बदलाव के लिए तैयार है और हम लोग उसके लिए पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। जो अपोजिशन है, जो अभी वर्तमान सत्ता में दिल्ली में जो यूनियन टेरिटरी में बैठे हैं, उनके काम को लोग देख रहे हैं और उसको एनालिसिस करके उसकी जो नेगेटिविटी है या जो जिस तरह का काम है उसको लोग समझ रहे हैं। तो हम तो आश्वस्त हैं कि हम दिल्ली में अपनी सरकार इस बार बनाएंगे।